वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर चैप्टर 2 कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम लोग चैप्टर 3 पर आ जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, और एसपी विद बायोलॉजी पे प्लेलिस्ट बनी है 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, तो आप वहाँ से जाकर के इजीली देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण से जो कोई घटक होता है, जैसे उसमें कोई अशुद्धि होती है, तो उसका पृथक्करण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है, तो हम ये समझेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात है कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक रूप से क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते। जो प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं वो रासायनिक रूप से क्या हम शुद्ध नहीं मानते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि उसमें जो होता है कोई ना कोई आपके शुद्धि मिली होती है, तो इसी वजह से क्या होता है, वो रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो इसकी देखो कुछ विधियां हैं इनको शुद्ध करने के लिए, प्राकृतिक पदार्थों को शुद्ध करने के लिए निम्न प्रकार की विधियाँ हमारे जो NCERT में 9th क्लास में बताई गई हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं वाष्पीकरण। क्या देखते हैं, वाष्पीकरण देखते हैं। जब मिश्रण के दो पदार्थ, ठीक, जब मिश्रण के दो पदार्थों में से एक का हो जाए वाष्पीकरण। ठीक है, मिश्रण के दो पदार्थ हैं, जैसे आपने यहाँ पे चीनी ले लिया, ठीक है, और प्लस क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रण के देखिए दो पदार्थ हैं, मिश्रण के दो पदार्थ हैं, दोनों में से क्या हो, एक का वाष्पीकरण हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो जा रहा है, पानी का क्या हो जा रहा है, वाष्पीकरण हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके पास सिर्फ चीनी चीनी बच रही है। क्या बच रही है, चीनी चीनी बच रही है। तो यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, वाष्पीकरण कहला रही है। यानी कि मिश्रण के दो पदार्थ हों और उसमें से एक का वाष्पीकरण हो जाए और एक का क्या हो, वाष्पीकरण ना हो, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब देखते हैं हमारी NCERT क्या कहती है। देखिए सामग्री क्या क्या ली गई, रंग लिया गया, डाई ली गई। ठीक, रंग या डाई में से कोई एक ले लीजिए, बीकर ले लो और वाच ग्लास ले लो। ठीक है, बीकर ले लो और वाच ग्लास ले लो। अब प्रयोग देखिए क्या किया गया। प्रयोग में जब हम पानी में मिले डाई के रंग को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी लिया, दो मिश्रण लिए, देखो पहला हो गया पानी, प्लस क्या हो गया, डाई का रंग हो गया, प्लस क्या हो गया, डाई का रंग हो गया है। तो दो यहाँ पे मिश्रण ले लिए, तो एक पानी हो गया, एक डाई का रंग हो गया। जब इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म मतलब कि देखो फ्लास्क में या फिर बीकर में रख कर के नीचे से जब गर्म किया जाएगा बर्नर के द्वारा, तो गर्म करते तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, पानी का क्या देखते हैं, तो यहाँ पे पानी का क्या हो जाता है, यहाँ पे पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, और जो डाई होगी वो क्या वाच ग्लास में रह जाएगी, पानी सारा उड़ जाएगा और डाई क्या होगी, आपकी वाच ग्लास में रह जाएगी। तो यही आपकी क्या हो गई, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई। दूसरी है अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक है, दूसरी क्या है, अपकेंद्रीकरण विधि। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो उद्देश्य क्या दिया है, उद्देश्य में दिया है जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखिए, ये आपके घर में कोई बर्तन है, इसमें आपका दूध भरा हुआ है। ठीक, दूध रखा आपकी मम्मी ने, है रखा, अब उसमें क्या किया, इसको कहा मेरा बेटा घी, भैया घी में लगा के रोटी खाएगा। तो मम्मी ने दिमाग क्या लगाया कि एक मथानी ली और एक जगह पे रखकर क्या उसको बहुत तेज़ से घुमाना चालू किया, तो चारों तरफ ऐसे ऐसे दूध कस के देखो ऐसे घूम रहा है। जब घूमेगा तो क्या होगा, देखो दूध जो जिसमें पानी मिला हुआ है वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और जितना मक्खन होगा, जितनी क्रीम होगी, ये सब ऊपर की तरफ चली आएगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे अपकेंद्रीकरण। अब देखिए मिक्सी में आपने देखा होगा, मिक्सी में जब कोई चीज़ डालते हो, जब मिक्सी में आप कोई चीज़ डालते हो तो देखते हो क्या, इस सेंटर पे ऐसे मिक्सी घूमती रहती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, सारा पदार्थ घूमता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यही अपकेंद्रीकरण की मिक्सी में भी आपकी विधि होती है। मिक्सी में भी चाहो तो आप क्या करते हो, घी बना सकते हो। उदाहरण के लिए देखिए, दूध से क्रीम का अलग करना है, दूध से क्या किया गया, क्रीम को अलग किया गया, मतलब घी बनाने के लिए। क्रीम से क्या, मक्खन बनाना। सबसे पहले क्या, देखो दूध में से क्रीम ऊपर की हटा ली गई है, फिर उसके बाद क्या किया गया, क्रीम से मक्खन बनाया गया। और अगला एग्जाम्पल क्या है, शराब तथा रक्त जांचने के लिए प्रयोगशाला में ले जाना। ठीक, शराब तथा जो देखो शराब तथा रक्त की जो जांच होती है उसको कहाँ ले जाना, प्रयोगशाला में ले जाना। जांचने ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, प्रयोगशाला में ले जाना। अब उद्देश्य देखिए क्या है, उद्देश्य देखते हैं। तो उद्देश्य में देखते हैं, दो अघुलनशील द्रव को, ठीक है, दो अघुलनशील द्रव को आपकी पृथक्करण विधि का क्या देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं।
कीप पृथक्करण विधि का क्या देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या केंद्रीकरण विधि समझ ली, अब हम लोग कीप पृथक्करण विधि में क्या उद्देश्य देखेंगे। तो देखिए, दो अघुलनशील द्रव आसानी से पृथक्करण कीप विधि द्वारा क्या कर ले जाते हैं, अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है दो मतलब यानी कि अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण विधि द्वारा क्या हो सकता है, अलगाव हो सकता है, यानी कि पृथक किए जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रयोग देखते हैं। प्रयोग में क्या है, पानी से तेल का पृथक करना। पानी में तेल जब मिला होता है तो आप देखते हैं कि पानी की सतह पर तेल दिखाई देता है, तो इसको कीप पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, पृथककारी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पृथककारी, पृथककारी कीप द्वारा। ठीक है, पृथककारी जो कीप होगी उसके द्वारा क्या करेंगे, स्टाफ कारक को क्या करेंगे, खोलने से पानी क्या होगा, दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा तथा पहले बीकर में क्या तेल इकट्ठा कर सकते हैं। जब पृथककारी कीप की जो स्टाफ कारक लगी होती है तो उसको क्या करेंगे, खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा तथा पहले बीकर में क्या होगा, बचे तेल को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारी कीप पृथक्करण विधि हो गई। अब हम लोग समझते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होती है। ठीक, ऊर्ध्वपातन क्या होती है, यहाँ पे टाइप करने में क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है, तो उद्देश्य देख लेते हैं। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ सीधे ठोस से क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है तथा दूसरा ऐसे ही रह जाता है। तो क्या होगा, दो पदार्थ लेंगे, दो पदार्थों में से एक क्या होगा, एक होगा सीधा ठोस से, कैसे, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा और सिर्फ एक पदार्थ बचेगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक, उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के लिए क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को, ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड लेंगे और क्या लेंगे, खाने का नमक, ठीक, दोनों के मिश्रण को आसानी से क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सीधे ठोस से क्या बन जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक, तो NH4Cl जो है ठोस से सीधे क्या गैस में बदल जाएगा, और जबकि जो आपका नमक होगा, दूसरा मिश्रण जो होगा खाने का नमक NaCl, वो क्या हो जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कपूर जो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं, जिनको आप आम भाषा में फिनाइल की गोलियां बोलते हो, तो ये गोलियां जो नेप्थलीन की होती हैं, तो इनको देखा होगा कपड़ों में आप जैसे कि डाली जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, गोलियां ठोस से सीधे क्या होती हैं, उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी, थोड़े दिन के बाद आप धीरे 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 कम होती चली जाएंगी, एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आपने कपूर देखा होगा, कपूर पूजा वूजा करते हुए फिर ऐसे भी जलाते हो क्योंकि वो एंटीबायोटिक होता है। तो इसमें क्या होता है, कपूर सीधे क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह प्रक्रिया भी किस में आती है, ऊर्ध्वपातन में आपकी आती है। ठीक है, अब देखेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य देखिए क्या है, एक ही प्रकार के विलय पदार्थ विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। ठीक है, विलायक में क्या होते हैं, घुले होते हैं। उपयोग जैसे खून से नशीले पदार्थ को पृथक करना, खून से क्या किया जाता है, नशीले पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है। रंग को पृथक करना, क्लोरोफिल से पिगमेंट को क्या करना, पृथक करना। ठीक है, अब हम आसवन विधि देखते हैं। आसवन विधि के उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए आसवन विधि के उद्देश्य क्या है, दो संगठनों के बीच का क्वथनांक, ठीक, दो संगठनों के बीच क्या करेंगे, क्वथनांक एक दूसरे से बहुत कम होता है। ठीक है, जब दो संगठक होते हैं तो उनके बीच का जो क्वथनांक होगा एक दूसरे से बहुत कम होगा। इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। मतलब जो द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, तो ऐसे द्रवों को क्या किया जाता है, आपकी इस आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए उदाहरण में क्या है आपका, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो पानी रहेगा और एसीटोन का मिश्रण रहेगा। जब दोनों को गर्म करते हैं तो एसीटोन का क्वथनांक कम होने के कारण यह वाष्पित होकर टेस्ट ट्यूब में एकत्रित हो जाएगा। ठीक, जब दोनों को गर्म करेंगे, इसी में पानी भरा हुआ है और इसी में एसीटोन भरा हुआ है। ठीक, तो इसमें लिख लो एसीटोन प्लस पानी, ठीक, एसीटोन प्लस जल, ठीक, दोनों को जब ले लेंगे तो क्या करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्पित होकर जो आपका एसीटोन होगा वो टेस्ट ट्यूब में एकत्रित हो जाएगा। और पुनः देखो, जब वाष्प जो रहती है, वाष्प क्या होती है, बाद में द्रव में बदल जाती है। ठीक, तो वाष्पित होकर टेस्ट ट्यूब में एकत्रित हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो पुनः फिर द्रव बन जाएगा। जब द्रव बन जाएगा तो इस प्रकार क्या होगा, एसीटोन को टेस्ट ट्यूब से बीकर में इकट्ठा कर लिया जाएगा और जो जितना पानी रहेगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि पानी से एसीटोन जब गर्म किया गया तो क्या उड़ करके टेस्ट ट्यूब में एकत्रित हो गया। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या कहा गया है, ये देख लेते हैं।
नोट में है, इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में होता है जो विघटित हुए बिना, ठीक है, इनका मतलब ऐसा जो पृथक्करण होता है ऐसे ऐसे मिश्रण में क्या आता है, जो क्या होते हैं, विघटित हुए बिना उबलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विघटित हुए बिना उबलते रहते हैं, तथा जिनके घटकों का क्या होता है, क्वथनांकों के मध्य क्या होता है, अंतिम अंतराल होता है। इस विधि में आसवन विधि का क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों को जिनके क्वथनांक का अंतर कितना हो, 25 के हो, ठीक है, 25 के हो, 25 केल्विन से क्या होता है, कम होता है, ऐसे मिश्रण को पृथक करने में क्या कहता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि आसवन विधि के ही समान होती है। आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि दोनों क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। अब जैसे क्या है, वायु से गैसों को प्राप्त करना, ठीक है, वायु में आप जानते हैं वायु बहुत ही प्रकार की गैसों का मिश्रण है, तो वायु से गैसों को प्राप्त करना क्या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, वायु एक समांगी मिश्रण है। आप जानते हैं वायु में जो है सारी गैसें घुली होती हैं। समांगी का मतलब होता है घुल जाए, अलग अलग ना दिखाई पड़े, ठीक है। जैसे कि असमांगी जैसे होता है रेत का पानी का मिश्रण, तो रेत बाद में क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि वायु में कोई गैस नीचे बैठ जाती है, अगर बैठ भी जाती है तो दिखती तो आपको है नहीं, क्योंकि वो घुल चुकी है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण है, तथा इसके घटकों का क्या प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक, आप चाहते हो कि आपको वायु से जो आपकी एयर ये चारों तरफ बह रही है, इससे आपको सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी है, तो आप क्या करोगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर क्या करेंगे, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके आसपास जो वायु है उस पर दबाव बढ़ाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित कर दिया जाएगा। जब ठंडा करके संपीड़ित करते हैं तो इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन, ठीक, प्रभाजी आसवन स्तंभ में क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, जहां सभी गैसें क्या होंगी, विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांकों के अनुसार क्या हो जाएंगी, पृथक हो जाएंगी। यहाँ देखेंगे जो जो गैसें होंगी अपने अपने क्या क्वथनांकों के हिसाब से ऊपर क्या होंगी, पृथक हो जाएंगी, और आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो अलग हो जाएगी। अब प्रभाजी आसवन विधि की विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रभाजी आसवन विधि की देखिए क्या साधारणता, प्रभाजी स्तंभ की एक नली होती है, ठीक है, साधारणता होता क्या है, स्तंभ की एक नली होती है और यह शीशे के गुटकों से क्या होती है, भरी होती है। यह गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, तेल की मशीनों से क्रूड ऑयल को अलग करना आपका प्रभाजी आसवन विधि की ही विशेषता है या एग्जाम्पल है। फिर ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने समझा कि ऑक्सीजन को पृथक करते हैं तो जितनी बाकी गैसें होती हैं क्या होती हैं, अपने अपने क्वथनांकों के अनुसार पृथक हो जाती हैं, ठीक। तो ये आपकी प्रभाजी आसवन विधि हो गई। अब हम लोग समझेंगे क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण देखते हैं। तो उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रकार के मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले उपयुक्त विलयन में घोलने और क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या होगा, संगठन को पृथक करना होता है। उदाहरण के लिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलेंगे। आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4, कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, एक ही में घोलेंगे। फिर क्या करेंगे, गर्म करके क्या करेंगे, विलयनों को पृथक करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। गर्म करके क्या करेंगे, विलयनों को पृथक करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे, तथा जो विलयन प्राप्त होता है उसे रात भर जब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गर्म करके दोनों को अलग करेंगे। फिर जब जो विलयन हमें मिलेगा उसको रात भर के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे खुला, जिससे कॉपर सल्फेट के विलयन प्राप्त होंगे। जिससे क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन प्राप्त होंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होंगी, अशुद्धियाँ रह जाएंगी। आपको कॉपर सल्फेट का जो विलयन होगा शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, और जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो आपकी सारी क्या सल्फ्यूरिक अम्ल में रह जाएंगी। इस विलयन को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान लेते हैं, जिससे क्या करेंगे, हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि अच्छा वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में अच्छा कौन होता है। हम भाई कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, देखते हैं ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, तो इन दोनों विधियों में देख लेते हैं कौन सी अच्छी है। तो देखते हैं, देखिए, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ जो ठोस होते हैं विघटित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, तथा कुछ गर्म करने पर चीनी के समान घुल जाते हैं।
हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ठोस को संदूषित कर देती हैं। ठीक है, ठोस को क्या कर देती है, संदूषित कर देती हैं। अब उपयोग देख लेते हैं। उपयोग के लिए आपका क्या, समुद्री पानी से नमक को साफ करना। ठीक है, और उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है, कापर सल्फेट जैसे है आपका, और फिटकरी है। ऐसी इन चीज़ों के अशुद्धियों को दूर करना जिनमें क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं। आपकी कापर सल्फेट है, फिटकरी है, नमक है, इन सब में क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण की विधि इस्तेमाल की इसमें आपकी वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण की विधि क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अब हम लोग समझते हैं तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व क्या होता है तो देखते हैं। देखो, रॉबर्ट बायल ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, तत्व की खोज की थी। है तो जिन्होंने क्या किया था, 1661 में सर्वप्रथम जो तत्व शब्द दिया था, पूछा जाए किसने दिया था, रॉबर्ट बायल ने दिया था। तथा फ्रांस के रासायनिक एंटोनी लॉरेंस ने सन 1743 में सबसे पहले तत्व की क्या की थी, परिभाषा को प्रतिपादित किया था। अगर शब्द पूछा जाए कि तत्व किसने दिया था तो आप बताएंगे रॉबर्ट बायल ने दिया था। अगर पूछा जाए कि परिभाषा किसने दी थी तो एंटोनी लॉरेंस ने दी थी, 1743 में दी थी। ठीक है, और उनके अनुसार तत्व पदार्थ का क्या होता है, मूल रूप होता है। जो तत्व होता है वो पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में क्या किया था, विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा तत्व को आप किसी अन्य पदार्थ में क्या विभाजित नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, एक शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसे साधारणतः पदार्थ में तोड़ा ना जा सके। है, एक शुद्ध पदार्थ वही माना जाता है जिसे क्या कई अन्य पदार्थों में तोड़ा ना जा सके, तथा वह भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या बदला जा सके, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, देखो, साधारणतः उसको तोड़ा ना जा सके, और फिर क्या कंडीशन है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बदला जा सके, वही तत्व कहलाता है। जैसे आपका लोहा हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, लोहा और सोडियम का फॉर्मूला कमेंट करके बताइए क्या होता है। अब देखते हैं, तत्व अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर पूछा जाए तत्व किससे मिलकर के बने होते हैं तो आप बताओगे तत्व अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो तत्वों के तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। ठीक, पहला धातु, दूसरा अधातु और फिर उपधातु, 3 भागों में बांटा गया। पहले तत्व के प्रकार हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग धातु समझ लेते हैं कि धातुएं क्या होती हैं। देखो, जितनी चमकीली जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं, वो चमकीली होती हैं। जैसे चांदी सफ़ेद होती है तथा सोना कैसा होता है, पीला चमकता रहता है। और यह ताप तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं चमकीली होती हैं और जो विद्युत होती है उसकी क्या होती है, सुचालक होती है, तथा ये आघातवर्ध होती हैं। यानी कि मतलब इनको पीटने पर या खींचने पर क्या, देखो पीटने पर जैसे कि ऐसे पीटोगे इसको तो क्या होगा, ये मतलब आघातवर्ध होती है, मतलब आघात देने पर, इनको चोट पहुँचाने पर क्या होती है, बढ़ती हैं। तभी तो सुनार देखो सोने को कई आकार के आभूषणों का निर्माण करता है, चांदी से पायलों का और अन्य आभूषणों का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ठीक है, इनसे क्या होती है, प्रतिध्वनि, इनसे ध्वनि भी निकलती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, देखो क्या होगा, सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के क्या है, उदाहरण हैं। तो देखिए, लोहा को पीटा जाता है तो कितना तेज आवाज़ होता है। तो धातु की देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखो, पारा जो है वो धातु होते हुए भी क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो ये पारा जो है अपवाद है। ठीक है, क्या है, अपवाद है, तो इसको याद रखना। धातु होते हुए भी क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब हम लोग समझते हैं अधातु क्या होती हैं। अधातु देखिए, यह विभिन्न रंगों की होती हैं। पहली बात, अधातुएं जो होती है विभिन्न रंगों की होती है। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं आपकी सुचालक होती हैं और जो आपकी अधातु होती है वह कुचालक होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगी, आयोडीन होगी, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये क्या हैं, आपकी अधातुएं हैं जो कि कुचालक हैं। अब उपधातु समझते हैं क्या होती हैं। तो वो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अधातुएं वो आपकी उपधातु कहलाती हैं। ठीक, वो धातुएं क्या कहलाती हैं, आपकी उपधातु कहलाती हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो आपकी उपधातु कहलाती हैं। देखो एग्जांपल में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। एग्जांपल जो है अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यही पूछते हैं हमारे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब मिश्रण समझते हैं क्या होता है। तो तत्व और यौगिक केवल मिश्रण बनाने में ही मिलते हैं। जो तत्व और यौगिक का जब मिलते हैं तब तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। परंतु कोई नया यौगिक नहीं बनेगा, सिर्फ मिश्रण ही
बनेगा। ठीक है, मिश्रण का संगठक जो होता है परिवर्तनीय होता है, यानी कि उसको बदल सकते हैं। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मिश्रण में जितने भी घटक उपस्थित होंगे तो उनको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से क्या किया जाएगा, पृथक किया जा सकता है। ये मिश्रण की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यौगिक समझते क्या हैं। देखो यौगिक जो हैं आपके तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तत्व क्या करेंगे, इसमें क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करेंगे। नए पदार्थ का संगठन सदैव कैसा होगा, स्थायी होगा, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकेगा। नए पदार्थ में गुणधर्म पूरी तरह से क्या होंगे, अलग होंगे। जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म जो होंगे पूरी तरीके से अलग होंगे। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या किया जाएगा, अलग किया जा सकेगा। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। सबसे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन। दूसरा क्या है, भौतिक परिवर्तन से नए पदार्थ नहीं प्राप्त किए जा सकते। एक बार जो बन गया तो बन गया। ठीक है, दूध से दही बन गया तो बन गया। अब दही को आप फिर से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ग्रहण तथा निष्कासित की जाती है। मतलब कम मात्रा में उनसे प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, ग्रहण भी की जाती है और निकाली भी की जाती है, निष्कासित भी की जाती है, जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं क्या होता है। तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन व उत्क्रमणीय परिवर्तन था, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा जो है निष्कासित होती है। उसमें कम मात्रा में निष्कासित हो रही थी, इसमें अधिक मात्रा में निष्कासित होगी, जैसे लकड़ी का जलना। ठीक है, अब स्थिर अनुपात का नियम देखते हैं क्या होता है। तो रासायनिक यौगिक द्रव्यमान में समान अनुपात में परस्पर क्या होते हैं, संयुक्त समान तत्व को क्या बना होता है। जैसे आपका क्या है, देखो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, क्या है, पानी में हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन। अब देखो पानी का जो, अब पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है, तो आप जानते हैं। तो देखो हाइड्रोजन को H का मतलब लिखेंगे कि H जो है 0 है और आपका H जो आपका है क्या है, देखो H और ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखी हुई है, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन का अनुपात होगा यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन का होगा 8। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है जो वो होता है 1 और जो आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 164 होता है। ठीक है, अब देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो उसमें द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है और ना जो द्रव्यमान होता है उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। और यहाँ से हमारा क्या हो गया, चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो अब हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 3, तो उसकी क्लास हमारी क्या बोर्ड पे होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।